बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। और पिछला मंथ आपका अक्टूबर का मंथ था और उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स अकर हुए हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आप क्वेश्चन को भी नोट डाउन करते रहिए, उसके आंसर को भी, साथ ही साथ उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आप उसको नोट डाउन करते रहिए। साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है आपको मेजर कर्सी क्लासेस के ब्लॉग पर मिल जाएगी करंट अफेयर के सेक्शन पे। तो इसी से हम शुरू करते हैं आज की क्लास अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी एनटीपीसी एंड ऑप्शन डी इसरो। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस रिपोर्ट किस बारे में, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट का क्या नाम है? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल। ओके, लिख भी लीजिए इसको क्योंकि ये अहम है और अभी इसको हाल ही में जारी किया गया है। मेरे ख्याल से आप सभी ने अपना आंसर गेस कर लिया होगा और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करते रहिए कि सर क्वेश्चन फर्स्ट का ये ऑप्शन सही है, सेकंड का आपका ये ऑप्शन सही है। अब जानेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी हाल ही में हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर संबंधित एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की है। 64 पेजेस की ये रिपोर्ट है और जिसमें बताया गया है कि भारत में कितने प्रतिशत आबादी है जो कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से वो कवर्ड है, कितनी आबादी है जो कि इससे कवर्ड नहीं है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा हम पढ़ भी लेते हैं और जानेंगे कि ये रिपोर्ट आपकी किस संदर्भ में कही गई है। तो ये देखिए, इस रिपोर्ट को आपका 29 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग। और बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इट इज अ टाइप ऑफ अ थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अब देखिए आगे पढ़ें इसमें। नीति आयोग released a comprehensive report titled Health Insurance for India's Missing Middle, which brings out the gaps in the health insurance coverage across the Indian population and offers solution to address the situation। तो देखिए 50% the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, a flagship scheme towards universal health coverage and state government extension scheme provides comprehensive hospitalization cover to the bottom 50% of the population। यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम चलाई गई जिसका नाम आपका आयुष्मान भारत था, उसका कवरेज अभी तक 50% भारतीयों को, उनके लाभार्थियों को प्रोवाइड किया जा चुका है। बाकी जो आप यहाँ पे 20% देख रहे हैं, तो देखिए अराउंड 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज कवर्ड थ्रू सोशल हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्राइवेट वॉलंटरी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियरली डिजाइन फॉर हाई इनकम ग्रुप्स। तो देखिए भारत की 20% आबादी ऐसी है जिसने प्राइवेटली ओन्ड हेल्थ इंश्योरेंस को गेन किया है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही डेटा उतने बेहतर नहीं है जितना इनको होना चाहिए। उसके बाद द मिसिंग मिडिल। अब देखिए जो भारत में आपका मिडिल इनकम वाले आपके तबके होते हैं, सोसाइटी के लोग होते हैं, जैसे मैं हूं, आप हैं, तो इस हेल्थ इंश्योरेंस को से वो अभी वंचित हैं। अपने आप को उन्होंने दूर रखा हुआ है किन्हीं किन्हीं वजहों से। अब ये वजहें कौन है? तो देखिए 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज टर्म एज द मिसिंग मिडिल। द मिसिंग मिडिल कंटेन्स मल्टीपल ग्रुप्स अक्रॉस ऑल एक्सपेंडिचर क्विंटल्स एंड इज स्प्रेड अक्रॉस बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो देखिए चाहे हम ग्रामीण शहर की बात कर लें, ग्रामीण क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र की बात कर लें, दोनों में ही आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज का अभाव पाया गया है। और यही बात नीति आयोग ने अपने इस आपके हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट में कही है।
तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा पब्लिश किया गया, नीति आयोग के द्वारा किया गया। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, नीति आयोग ने किसकी जगह ली, तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग, जिसको हम पंचवर्षीय योजना भी कहते थे, उसकी जगह ली है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और आज के जितने भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच टू स्टेट्स फॉर आर फोकस स्टेट इन दिस ईयर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर टू बी हेल्ड एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली फ्रॉम 14th of November to 27th नवंबर, यानी कि 14 से 27 नवंबर तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस वर्ष के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन से 2 राज्य फोकस स्टेट्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा आपका फोकस रखा जाएगा। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आप जानते हैं दिल्ली का प्रगति मैदान बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है जहां पे दिल्ली पुलिस का मुख्यालय भी स्थित है। अब इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, उत्तर प्रदेश और आपका झारखंड। अब ये जो आपका ट्रेड फेस्टिवल चलता है, ट्रेड फेयर चलता है, जिसमें विश्व के लोग आते हैं इस प्रदर्शनी में, इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस बार जो है आपके उत्तर प्रदेश झारखंड को जो है मुख्य भूमिका में रखा गया है, जिससे कि यहाँ के बुनकर, यहाँ के एमएसएमई सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम और तीसरा क्वेश्चन जानेंगे कि ये आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके रिपोर्ट से रिलेटेड है। विच टू स्टेट्स रैंक फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली इन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द पावर रिसेंटली। तो किन दो स्टेट को पहला और दूसरी रैंकिंग मिली है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में? चारों स्टेट के नाम आपके सामने दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते रहिए। तो देखिए, अभी हाल ही में स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 का जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो कि बिजली को खपत को कम करते हैं और बिजली को कैसे बचाया जा सके ना, उनका यूटिलाइजेशन कैसे सही प्रकार से किया जा सके, उसमें वो बेहतर करते चले आ रहे हैं। तो पहले पोजीशन पे है आपका कर्नाटक और दूसरे पे है आपका राजस्थान, ठीक है। और जो आपकी पिछले वर्ष की रैंकिंग थी यानी 2019 की रैंकिंग थी, उसमें राजस्थान पहले नंबर पे था। और ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जारी की जाती है, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि ऊर्जा मंत्रालय के तहत। आर.के. सिंह अभी इसके जो है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं जो कि इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 पे। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके और आप इसका मेजर गसी क्लासेस के ब्लॉग चैनल पर जाके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड टू रिपील आर्म फोर्सेस AFSP एक्ट लॉ एज इट वाज अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि किस आयोग के द्वारा AFSP अधिनियम को निरस्त करने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि उनका कहना था कि यह एक प्रकार का उत्पीड़न का प्रतीक है। तो चारों कमीशंस के नाम आपके सामने दिए गए हैं। जल्दी से बताइए कि AFSP को हटाने की रिकमेंडेशन किस आयोग के द्वारा दी गई है। चलिए इसका करेक्ट आंसर जाने, तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए यानी कि जस्टिस जीवन रेड्डी आयोग। अब आप क्वेश्चन कहेंगे कि सर ये AFSP होता क्या है, तो चलिए AFSP के बारे में भी हम जान लेते हैं कि आपका AFSP है क्या, और ये हमेशा डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो AFSP यानी कि फुल फॉर्म आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सबसे पहले इसको अंग्रेजों के द्वारा 1942 में लागू किया गया था, जब आपका क्या चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जिसमें करोड़ों करोड़ भारतीय जो है सड़क पे आ गए थे और वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो अंग्रेजों को लगा कि अब हमें कुछ ऐसी पावर चाहिए जिससे कि हम इनके ऊपर जो है सप्रेस इनको कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले 1942 में आया और फिर उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो 11 सितंबर 1958 में
भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए और AFSPA एक्ट क्या बना? AFSPA 1958 आसाम एंड मणिपुर एक्ट ये बना, ठीक है, 1958 में। 3 बार ये आ चुका है। AFSPA 1958 आसाम मणिपुर के लिए, दूसरी बार AFSPA पंजाब एंड चंडीगढ़ 1984 में, और तीसरी बार AFSPA जम्मू एंड कश्मीर 1990 में। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में ये अभी भी लगा हुआ है। पंजाब चंडीगढ़ से इसको 1997 में हटा लिया गया है, लेकिन 1990 के बाद से अभी तक जम्मू कश्मीर में ये लगा हुआ है। ये किस लिए लगता है कि मान लीजिए किसी भी प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में, पूरे प्रदेश या पूरे केंद्र शासित प्रदेश में या फिर उसके कुछ भागों में अगर अस्थिरता का माहौल है और वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस माहौल को, उस नॉन वायलेंस मूवमेंट को रोकने में असक्षम है, तो वो केंद्र सरकार की सहायता लेता है और राज्यपाल या फिर गृह मंत्रालय वहाँ पर इस AFSPA को लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लिए अहम है। आगे बढ़ें अपने नेक्स्ट इवेंट पे, क्वेश्चन पे। एक्सप्लेनेशन भी आप समझते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिसेंटली इंडिया एंड द UAE फॉर्मली लॉन्च negotiations for comprehensive economic partnership agreement. दूसरा, currently the UAE is India's second largest trading partner. Third, UAE is the 8th largest investor in India, having the invested $11 billion between April 2000 to March 2021. तो बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट से में से कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किसका है? आपके इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो आप NDA के हों, CDS के हों, MNS के हों, CAPF के हों या फिर FCAT के हों। ठीक है, मेनली आपके कमीशन एंट्रीज में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिंग बॉडी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए तो आपका सही है। ठीक है, आपका भारत और UAE के बीच जो है आपका CEPA एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब दूसरा आपका गलत है, क्योंकि UAE हमारा सेकंड लार्जेस्ट आपका ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। अगर हम लार्जेस्ट में देखें तो सबसे पहला हमारा अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे आपका UAE आता, दूसरे पे नहीं आता। ठीक है, तीसरा भी आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा आंसर आपका सही हुआ? ऑप्शन सी 1 और 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए और अपना नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए। आगे बढ़ें अपने नेक्स्ट इवेंट पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि ऑन 27 अक्टूबर 2021 अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 वाज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम वेयर। यानी कि 27 अक्टूबर को सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा, तारापुर महाराष्ट्र, रामेश्वरम तमिलनाडु। तो चलिए अभी अग्नि 5 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है आपका अग्नि 5, जो कि एक प्रकार की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसको अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, अग्नि 5 की रेंज क्या है? 5500 किलोमीटर है। इसका निर्माण किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? तो इसका निर्माण DRDO यानी कि रक्षा विकास अनुसंधान संगठन ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ें नेक्स्ट इवेंट पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है, और 2 से 3 क्वेश्चन तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आपसे पूछे ही जाते हैं। कृषि उड़ान 2.0 was launched on 27th October 2021. Was it the what is the main objective of this scheme? यानी कि अभी हाल ही में कृषि उड़ान 2.0 की लॉन्चिंग की गई है।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, टू फैसिलिटेटिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग मूवमेंट ऑफ एग्री प्रोड्यूस बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, टू गिव अफोर्डेबल एंड सेफ एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू फार्मर्स। तीसरा, फैसिलिटेटिंग विजिटर टू सी इंडियाज वास्ट हेरिटेज। या चौथा, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जाने। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए। देखिए अब कृषि लगा हुआ है और उड़ान है। उड़ान का पहले फुल फॉर्म आप जान लीजिए, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से रिलेटेड है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अभी के यूनियन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और इनके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 जारी किया गया है, जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनके जो फार्म जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैरी किए जाएं। तो इसका ये मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। The union government has proposed amendment to which law that will enable it to maintain the database of registered birth and deaths at the national level। केंद्र सरकार ने किस कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को बनाए रखने में सक्षम करेगा। तो चलिए चारों आप पढ़ लीजिए एक्ट, कौन सा एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट किया जाना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ एक्ट में अभी आपका अमेंडमेंट किया जाएगा। जान रहे हैं कोरोना से कितनी आपकी मृत्यु हुई थी, तो इस बार इसमें थोड़ा संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ल्ड बैंक हैज सस्पेंडेड एड टू विच कंट्री फॉलोइंग अ रिसेंट मिलिट्री कू। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने किस कंट्री के ऊपर जो है अपने जितने भी फाइनेंशियल वो मदद देते हैं, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करते हैं, उस पर पूरा बैन लगा दिया है। 4 ऑप्शन है, यमन, सूडान, टर्की, म्यांमार। अभी हाल ही में किस देश में जो है मिलिट्री कू यानी कि मार्शल लॉ लग गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सूडान में। ठीक है, सूडान में जो है आपका मिलिट्री कू लगा है, वहां पर जनता विद्रोह कर रही है और वर्ल्ड बैंक ने जो भी वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया था सब पर सस्पेंशन कर दिया है। साथ ही साथ आप कहेंगे सर म्यांमार पे भी लगा है, तो लेकिन म्यांमार में तो पिछले साल से लगा है और अभी रिसेंट की बात हो रही है, तो रिसेंट में आपका सूडान में लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। वर्ल्ड जो आपका विश्व पोलियो दिवस है हर साल पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका 24 अक्टूबर मनाया जाता है। कौन सी एजेंसी जो इसको मनाती है? तो बिल्कुल आसान सी बात है, WHO ही मनाता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाता होगा। ठीक है, डॉक्टर्स टेड्रोस एडनॉम इसके जो है अभी के प्रेसिडेंट हैं WHO पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपके मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित है और 2 क्वेश्चन तो आप निश्चित मान के चलिए डिफेंस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कोंकण शक्ति 2021 इज द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच नेशंस फोर्सेस। कोंकण शक्ति जो युद्धाभ्यास है किन 2 देशों के बीच त्रिसेवा संयुक्त युद्धाभ्यास रहा है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसको अच्छे से देखिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी हाल ही में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, वो भी भारत और यूके की आर्मी के बीच, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की आर्मी के बीच। और ये क्या है? एक प्रकार का ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट एक्सरसाइज है। आप कहेंगे सर ये ट्राई सर्विसेज क्या होता है? ट्राई सर्विसेज वो होता है जिसमें देश की किसी भी देश की तीनों ही सेनाएं भाग लें, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो अभी ये हाल ही में ये आपका ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हुई है। और भी कुछ हम जान लेते हैं इसके बारे में कि भारत और यूके के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज इसके अलावा होती हैं। और ये पहली बार है जब यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। पढ़िए, कोंकण शक्ति इज द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। इट इज बीन कंडक्टेड इन वेस्ट कोस्ट। देखिए
वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, समझ गए ना, यानी कि आपके अरबियन सी की तरफ। इंडिया ऑल्सो कंडक्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज लाइक इंद्रधनुष एयरफोर्स, अजय वॉरियर आर्मी विथ यूके। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंद्रधनुष एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। अजय वॉरियर किसके साथ करते हैं, यूनाइटेड किंगडम के साथ। और कोंकण शक्ति किसके साथ करते हैं, किया है तो यूके के साथ। कोंकण कहाँ पे, कोंकण कोस्ट है आपका अरबियन सी में, वहां पे दोनों ही सेनाओं ने इस एक्सरसाइज का संचालन सुगमता कुशलता पूर्वक किया है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, Which app has been launched by the Election Commission of India for digital mapping of all polling stations to ensure faster, smarter, transparent and timely completion of election work? गरुण ऐप, यूलू ऐप, ई लोकेशन ऐप या फिर ई वोटिंग ऐप। अभी बताना है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया जिससे कि चुनाव प्रक्रिया में तेजी ला सके ना, और उसको अच्छे से चुनाव को कंडक्ट कराया जा सके। क्योंकि आप जान रहे हैं डिजिटलाइजेशन होता चला जा रहा है। अब सभी जितनी भी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, मिनिस्ट्री हैं, सभी किसका यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का। इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऐप बनाया है और उस ऐप का नाम है आपका गरुण ऐप। जी हाँ, गरुण ऐप। क्योंकि क्या करना है आपको, मैपिंग करना है। और मैपिंग कौन सा पक्षी करता है, गरुड़ अच्छे से करता है ना, उसकी दृष्टि सबसे तेज होती है, सबसे दूर तक जाती है, इसलिए इस ऐप का नाम रखा गया गरुण ऐप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, राइटिंग फॉर माई लाइफ। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, राइटिंग फॉर माई लाइफ। ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, नीलेश मिश्रा, रस्किन बॉन्ड या फिर आपका रघुराम राजन। राइटिंग फॉर माई लाइफ, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी ने गेस भी कर लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि रस्किन बॉन्ड ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए फिर से एक बार डिफेंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अभ्यास द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, लार्सन एंड टुब्रो, डीआरडीओ या फिर डसॉल्ट एविएशन। अभ्यास जो एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल आपका एक टारगेट व्हीकल है, उसको किस संगठन के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, सक्सेसफुली उसका ट्रायल किया गया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी डीआरडीओ। जी हाँ, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंख बंद करके डीआरडीओ पे टिक लगा देना है, क्योंकि रक्षा जगत से जितनी भी चीजें होती हैं सब डीआरडीओ करता है। इसरो किससे करेगा, इसरो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करेगा, जैसे मान लीजिए रॉकेट को कहीं भेजना हो। एलएनटी क्या है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। डसॉल्ट एविएशन तो ये तो फ्रांस का है, ठीक है, ये फ्रांस का, जहां से हमने क्या लिया है, जहां से हमने राफेल लिया है। तो आप समझ गए होंगे ना चारों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, एक प्रकार का होमवर्क होगा, ठीक है, क्या होगा, एक प्रकार का होमवर्क है। तो इसको आप होमवर्क की तरह ट्रीट करिए और सभी बच्चे इसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट को चेक करूंगा। आउट ऑफ 139 कंट्रीज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 दैट वाज टॉप्ड बाय डेनमार्क एंड वेनेजुएला एट द बॉटम। यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो अभी हाल ही में जारी किया गया है, उसमें भारत की रैंक क्या है ये आपको बताना है, और यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो क्वेश्चन ऑफ डे जो आपका ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका आपको आंसर देना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और एमसीक्यू को लेकर। तो अभी के लिए जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।